Alright, so simulation workflow is pretty much done. Now let's move towards implementation workflow. तो हम अपना और गेट का डिज़ाइन खोलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबसे पहले अपने डिज़ाइन को सिंथेसाइज करते हैं. सो लेट्स क्लिक ऑन रन सिंथेसिस. अब जब ये सिंथेसाइज होगा तो ये वाला जो डिज़ाइन रिसोर्सेज हैं ये इस्तेमाल हो रही होंगी. टेस्ट बेंच को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि सिंथेसाइज वो डिज़ाइन होता है जो हमारी डिज़ाइन रिसोर्सेज में होता है. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा डिज़ाइन तो वो टॉप मॉड्यूल के हायरार्की में जो जो सारी चीज़ें होंगी वो सब सिंथेसाइज हो रही होंगी. लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल है और गेट का, और टॉप मॉड्यूल भी यही है. इसकी हायरार्की में मज़ीद फाइल्स नहीं हैं या मज़ीद मॉड्यूल्स नहीं हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही फ़ाइल है और एक ही मॉड्यूल है, तो यही सिर्फ सिंथेसाइज होगा. तो इसको हम रन सिंथेसिस पे क्लिक करते हैं. तो ओपन करते हैं अपने सिंथेसाइज को. अभी हम इम्प्लीमेंटेशन रन नहीं करते, अभी सिर्फ हम ओपन करते हैं और हम ये देखते हैं कि सिंथेसाइज करने से होता क्या है डिज़ाइन के अंदर. अच्छा, जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो भी हमारा RTL या HDL कोड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू गेट लेवल रिप्रेजेंटेशन. वो उन वो उस हार्डवेयर पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है जो FPGA पे मौजूद होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, FPGA पे जो हमारी कॉम्बिनेशनल लॉजिक है वो लुट्स पे मैप हो रही होती है. तो जब हम सिंथेसाइज करते हैं डिज़ाइन, तो अगर हम इस स्कीमेटिक में आते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ. ये आप देख रहे हैं लुट पे मैप हुआ हुआ है. मैं इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है. देखिए, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ होती है ASICs, एक चीज़ होती है FPGA. हाँ जी. ASIC सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो HDL डिज़ाइन या RTL डिज़ाइन होता है वो गेट लेवल नेट लिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है. लेकिन अभी हम कर रहे हैं FPGA सिंथेसिस. FPGA सिंथेसिस के अंदर हमारा जो डिज़ाइन होता है वो FPGA रिसोर्सेज पे मैप होता है, FPGA रिसोर्सेज पे ट्रांसफॉर्म होता है. तो इस केस के अंदर जो हमारी कॉम्बिनेशनल लॉजिक है और गेट की फॉर्म में, वो एक लुट पे मैप हुई हुई है. लुट्स आर बेसिकली, इनको लुकअप टेबल बोलते हैं. तो जो और गेट की जो लॉजिक होती है वो लुट्स के अंदर एक ट्रुथ टेबल की फॉर्म में मैप कर दी जाती है. सिंथेसाइज़र उसकी फंक्शनैलिटी को मैप कर देता है. यानी वो लुट के अंदर ये सारी लॉजिक बयान कर देता है कि 0 0 हो तो 0 आए, 0 1 हो तो 1 आए, और 1 0 हो तो 1 आए, और 1 1 हो तो 1 आए. तो पूरा जो एंड गेट की जो 1 to 1 मैपिंग है, जो लॉजिक मैपिंग है, वो लुट्स पे हो जाती है. तो आप देख रहे हो कि ये गेट नहीं है, ये बेसिकली लुट है. लुट एक तरह का लुकअप टेबल, या इसको आप एक मेमोरी एलिमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या नाम है, लॉजिक मैप हुई हुई है, लॉजिक सेव हुई हुई है. तो सिंथेसिस, सो इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ, FPGA पे जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो FPGA हमारे HDL या RTL कोड को मैप कर रहा है FPGA रिसोर्सेज में. अभी चूंकि हमारा डिज़ाइन बहुत सिंपल था, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिक्वेंशियल डिज़ाइन होता जिसके अंदर क्लॉक इन्वॉल्व होती, तो हम देखते कि यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप भी ऐड हो जाता. और अगर हमारे डिज़ाइन के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशंस हो रही होती, तो हम देखते कि यहाँ पे एक DSP यूनिट भी ऐड हो जाता. तो सिंथेसाइज़र हमारे डिज़ाइन को पढ़ता है, समझता है, और फिर वो अपनी समझ बूझ के हिसाब से हमारी लॉजिक को मैप कर देता है कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज पे. तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हियर. तो हमने देखा स्कीमेटिक के अंदर हम आएंगे तो हम ये देख सकते हैं अपने और गेट का स्कीमेटिक.
तो ए और बी हमारे इनपुट्स हैं। इनपुट जैसा आपको पता है कि डायरेक्टली नहीं आ रहे होते, वो बफ़र्स के थ्रू आ रहे होते हैं। तो ये जो दो बफ़र्स हैं, यह यहाँ से हमारे डिज़ाइन को इनपुट मिल रहा होता है। और सिमिलरली जब आउटपुट जाएगा तो ये भी एक बफ़र के थ्रू होता हुआ वाई पे जाएगा। तो अब चाह मैं ये रहा हूँ कि ये जो ए और बी हों, ये मैं एक्सटर्नली किसी बटन के थ्रू मैं इनपुट दूँ और आउटपुट मैं एक एलईडी पर देख पाऊँ। तो इसी वजह से जब मैं आपको कह रहा था कि इस बोर्ड के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैं ये बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। बाद के प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से और गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास GPIOs या LEDs कनेक्टेड ना हो FPGA फैब्रिक से। तो विल लुक इनटू दैट थिंग लेटर। लेकिन अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दोबारा से। ये बोर्ड हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये 5 पुश बटन्स हैं, जिसके अंदर से हम 2 पुश बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे 8 LEDs हैं, जिसके अंदर हम पहली LED को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें बटन प्रेस करना है और हमें इसका आउटपुट फिर LED पे देखना है। और बाकी आप देख सकते हो कि बाकी जो चीज़ें वो स्टैंडर्ड हैं। ये पावर सप्लाई का कनेक्शन है, ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है, और ये आपको जो यहाँ पे 2 केबल्स हैं, एक JTAG की केबल है और एक UART की केबल है। और इथरनेट हमें अभी नहीं चाहिए तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सो अच्छा, आप देखोगे हमने डिज़ाइन सिंथेसाइज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि IO पोर्ट्स लिखी हुई आ रही हैं। लेकिन अगर आप के पास ये IO पोर्ट्स ना लिखी आ रही हो तो आप यहाँ पे भी आके IO प्लानिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं डिफ़ॉल्ट लेआउट पे क्लिक करूँ तो आपको IO पोर्ट्स नहीं दिख रही इधर। लेकिन यहाँ पे मैं अगर IO प्लानिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मुझे पोर्ट्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं। इन 2 इनपुट पोर्ट्स हैं। मैं देखो आप यहाँ पे जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो शो कर देता है कि मैं किस पोर्ट की बात कर रहा हूँ। और आउटपुट पोर्ट आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था कि कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना है GUI की मदद से, लेकिन किस तरह से किया जाए वो हम देख लेते हैं। हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये जो इनपुट A आ रहा है और ये जो बटन है, ये मैप हम किस तरह करेंगे? हम अपने इनपुट A को इस बटन पे किस तरह मैप करेंगे? तो इसकी इन्फॉर्मेशन आम तौर पे जो ये बोर्ड्स होते हैं इनकी यूज़र गाइड्स में होती हैं। जो भी बोर्ड आप ख़रीदते हो उसकी एक यूज़र गाइड होती है, उसकी एक हार्डवेयर गाइड होती है। हार्डवेयर Xilinx के काफ़ी सारे बोर्ड यूज़र गाइड के नाम से वो एक अपनी रिपोर्ट, एक PDF डॉक्यूमेंट देते हैं जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स को देख सकते हो। बाकी जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, एवनेट हो गया या डिजीलैंड हो गया, हो सकता है वो डिफरेंट नाम से अपनी ये PDF फाइल देते हों। आइडिया ये है कि जो भी बोर्ड होगा उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की होती हैं कि इन बटन्स की लोकेशन क्या है। तो वो पिन नंबर हमें बेसिकली देखना होता है। और वो हम अभी इस बोर्ड के लिए देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो आप जब गूगल पे ZCU102 यूज़र गाइड लिख के सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कि पहला ही लिंक खुल गया है, ZCU102 इवैल्यूएशन बोर्ड। और अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो हमें दिखेगा कि यही बोर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेम ही बोर्ड है जिसके अंदर ये पुश बटन्स हैं और यहाँ पे LEDs हैं। तो हमारा गोल अभी ये है कि हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे हम क्या पिन इस्तेमाल करें, कौन सा पिन नंबर है जो पुश बटन का है और कौन सा पिन नंबर है, पैकेज पिन नंबर है जो हमारे आउटपुट पोर्ट को हम असाइन कर सकते हैं जो LED का है। तो
हम यहाँ पे इसको खोलते हैं तो आप देख सकते हो कि 125 पेजेस की ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलात मौजूद हैं, बहुत सारे डिफरेंट पेरिफेरल्स की। और इसको हम सर्च कर लेते हैं, क्विक सर्च करते हैं कि यहाँ पे GPIO बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसे मैंने GPIO लिखा तो यहाँ पे मेरे पास पुश बटन्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो ये 5 पुश बटन्स हैं और यहाँ पे उनका पिन नंबर लिखा हुआ है। तो मैं एक सेंटर पिन ले लेता हूँ, GPIO SW_C AG13। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जो A है इसको मैं यहाँ पे AG13 ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इसका IO स्टैंडर्ड क्या है, LV CMOS 3.3 वोल्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये IO स्टैंडर्ड इसका सही होना चाहिए 3.3। फिर मैं दूसरा इनपुट ले लेता हूँ बी इनपुट में एक और पुश बटन को असाइन कर देता हूँ। पैकेज पिन नंबर मैं ये ले लेता हूँ AE15। AE15। अच्छा जी, तो मैंने दोनों इनपुट अपने असाइन कर दिए हैं। मैंने दोनों इनपुट असाइन कर दिए इन पुश बटन्स को। अब आउटपुट जब मुझे देखना है तो मुझे LEDs पे देखना है। तो यहाँ से मैं एक LED चूज़ कर लेता हूँ, LED AG14। तो AG14 मैंने यूज़ कर ली। और आप यहाँ पे आपको इसका IO स्टैंडर्ड भी लिखना है साथ साथ, LV CMOS। तो आप देखोगे कि ये दो डिटेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक पैकेज पिन सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है और उसका IO स्टैंडर्ड उसको बताना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं Ctrl+S दबाऊँगा तो ये मुझे ये जो हमने सेटिंग्स की हैं पिन्स की, ये सेटिंग्स सेव करने का कह रहा है। तो मैं ओके कर देता हूँ। हमारे पास अभी कोई कंस्ट्रेंट फाइल डिज़ाइन में मौजूद नहीं है क्योंकि हमने कोई फ़ाइल ऐड नहीं की है। तो मैं सिर्फ इसको GPIO टेस्ट का नाम दे देता हूँ इस फ़ाइल को, कि आप ये फ़ाइल क्रिएट करो और ये जो हमने सेटिंग्स की हैं ये इस फ़ाइल के अंदर सेव कर दो। ओके, तो ये आप फाइल्स हमारी सेव हो चुकी हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमने हमारी फाइल्स में क्या सेव हुआ है। कंस्ट्रेंट्स में आओगे, आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं थी लेकिन अब ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि तीनों पोर्ट्स हैं इधर, A, B और C, जिसके जो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी AG13 AE15 वो सब इधर लिस्ट हो गई हैं ऑटोमेटिकली। और उसका IO स्टैंडर्ड और उसका पैकेज पिन, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ही हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको कंस्ट्रेंट्स फाइल में ये बताओगे नहीं कि आपके इनपुट किस पैकेज पिन पे मैप होना है, तो तब तक ये है कि वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएगा। उसको पता नहीं होगा टूल को कि आप किस पिन पे मैप करना चाह रहे हो। अच्छा, जैसा हमने देखा कि ये तो हमने GUI के थ्रू ऐड किया है और क्या नाम है, हम XDC फ़ाइल हमने क्रिएट की। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम काफ़ी काम करते हैं बोर्ड पे तो हमें पिन्स हमें पता चली जाती हैं कि GPIOs यहाँ पर ही हैं और LEDs भी यहीं पर ही लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड के साथ बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ तो मुझे पहले से ही मालूम है कि ये कंस्ट्रेंट फाइल्स में मैं ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं पहले से ही अपनी कंस्ट्रेंट फ़ाइल भी बनाना शुरू कर सकता हूँ।
क्योंकि जब आप बोर्ड के साथ काम करते हो तो आपको अंदाज़ा होता रहता है कि बटन्स यहाँ पे मैप हैं, पुश बटन्स यहाँ पर हैं, और जैसे कुछ डिप स्विच है वो इन पोर्ट्स में मैप है। तो इसलिए आप पहले से भी अपनी फ़ाइल बना सकते हो। और इसी वजह से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर ये फ़ाइल हमारे पास ना हो तो आप कंस्ट्रेंट फ़ाइल इंपोर्ट कैसे करोगे। तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं आपको अब एक फ़ाइल इंपोर्ट करके बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाए। ऐड पे आएंगे आप, ऐड और क्रिएट कंस्ट्रेंट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऐड फाइल करेंगे। ये फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि ये GPIO की फ़ाइल है जो मैंने क्रिएट की थी, और इसके अंदर मैंने असाइन की हुई है अपना जो ए सिग्नल था, उसको मैंने वही पोर्ट्स असाइन की हुई हैं, AG13, AE15 एंड AG14 सही। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। और आप सिंथेसिस पे क्लिक करो दोबारा, तो आप देखोगे कि पिछली दफ़ा जब हमने बग़ैर कंस्ट्रेंट्स के सिंथेसाइज़ किया था तो आईओ पोर्ट्स के अंदर पिंस, पैकेज पिंस मेंशन नहीं थी। लेकिन अब हम जब इस बार सिंथेसाइज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि आईओ पोर्ट्स की जगह भी पैकेज पिंस मेंशन है, और आईओ स्टैंडर्ड की जगह आपको स्टैंडर्ड भी मेंशन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हो इधर ये डिज़ाइन सिंथेसाइज हो रहा है। तो हम ओपन करते हैं सिंथेसाइज डिज़ाइन और देखते हैं कि पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो आप देखोगे कि जब पोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो कि जो हमने कंस्ट्रेंट्स फाइल में पोर्ट ऐड की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। हाँ जी। तो इसको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखो कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ AG13, आप देख सकते हो कि ये सारी पोर्ट्स हैं जो हमारे FPGA के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ये पोर्ट यहाँ पे भी आपको दिख रही है, AE15 आप देख सकते हो। और सिमिलरली अगर आप इस पे आओ तो ये पोर्ट आपको दिख जाएगी, AG14। तो यहाँ पे आने के बाद हम जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, रन इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। और मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूँ, हमने बात की थी कि सिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा था, और अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या हो रहा है। सिंथेसिस, जैसा हमने कहा था कि सिंथेसिस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारा जो भी RTL डिज़ाइन है, जो HDL डिज़ाइन है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गेट लेवल रिप्रेजेंटेशन में। और हमने देखा था कि FPGA की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी गेट लेवल रिप्रेजेंटेशन है वो मैप हुई हुई थी लुट्स पर। और अगर हमारे पास और मज़ीद चीज़ें होती डिज़ाइन में, फ्लिप फ्लॉप्स होते या सिक्वेंशियल डिज़ाइन होता या मल्टीप्लिकेशन होती, तो हम देखते कि हमारे डिज़ाइन के अंदर DSP यूनिट्स भी होते, फ्लिप फ्लॉप्स भी होते। तो इस तरीके से अगर हमारे पास प्रोसेसर है तो हम देखते कि एक हार्ड प्रोसेसर हार्ड कोर भी उसके अंदर नज़र आती है हमें। तो खैर, हमने सिंथेसिस के बाद हमने अपने डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रेंट्स ऐड किए। हमने अपने डिज़ाइन को बताया कि हम कौन सी पिन से डेटा लेंगे और हम आउटपुट किस पिन पे करेंगे। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की।
इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली उसने किया है प्लेस एंड राउट। जो नेट लिस्ट हमारी सिंथेसिस के बाद जनरेट हुई थी, उसने उसको प्लेस एंड राउट कर दिया है FPGA डिवाइस पर। और जब उसने प्लेस एंड राउट किया है तो उसने कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए किया है। अभी तो हमने बहुत ही सिंपल से कंस्ट्रेंट्स ऐड किए थे, हमने सिर्फ पिन, पैकेज पिन डेफिनेशन उसके अंदर ऐड की है, पैकेज पिन और IO स्टैंडर्ड हमने बताया है। लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइंस बड़े होते हैं तो उसके अंदर हम टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हम फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, ये जो कंस्ट्रेंट्स की फ़ाइल हमने देखी थी जो बज़ाहिर बहुत ही सिंपल थी, इसी फ़ाइल को आप मज़ीद बढ़ा सकते हो, उसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो। तो बड़े डिज़ाइंस के अंदर तो होते हैं ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स। तो तो उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो टूल है वो इम्प्लीमेंट करता है आपके डिज़ाइन को FPGA डिवाइस पर। तो हम मज़ीद देखते हैं कि किस तरीके से मैपिंग हुई हुई है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में आएँ और स्कीमेटिक पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि स्कीमेटिक वही है जो हमने पहले देखा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके डिवाइस में आते हैं और यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी लॉजिक है ये कहाँ पर मैप हुई हुई है, यहाँ पे ए शो कनेक्टिविटी। तो आप देख सकते हो कि ये वो बफ़र है जिसके थ्रू हमें डेटा मिल रहा है, और ये वो पिन है जो पुश बटन से कनेक्टेड है, AG13। इसी तरीके से हम, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इससे कनेक्टेड है ये बफ़र। और हम इसको मज़ीद देखते हैं Y। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैड है AG14 अगर आपको याद हो, ये हमने LED को असाइन की थी ये पिन, ये यहाँ पे LED कनेक्टेड है। सिमिलरली B बफ़र को भी चेक कर सकते हो, शो कनेक्टिविटी। तो इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह से हो रहा होता है। तो अब हम करते हैं जनरेट बिट स्ट्रीम। बिट स्ट्रीम एक, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इस तरह की फ़ाइल होती है जो हमारे FPGA को कॉन्फ़िगर कर रही होती है। तो हम जब प्रोग्राम करते हैं FPGA को तो हम ये बिट फाइल प्रोग्राम करते हैं। बिट स्ट्रीम एक बिट फाइल जनरेट कर देगी, वो बिट फाइल हमारे FPGA को कॉन्फ़िगर कर रही होगी, FPGA पे जो प्रोग्रामेबल एलिमेंट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर रही होगी। तो क्या नाम है इसके, ये इसके अंदर वंस एंड ज़ीरोज़ होते हैं। इसके अंदर ये बताया हुआ गया होता है कि कौन सा कनेक्शन किस तरीके से कनेक्ट होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी जिससे अचीव हो पाए। तो इसमें लुट्स भी कॉन्फ़िगर होते हैं, इसके अंदर ब्लॉक रैम्स को कॉन्फ़िगर करने की डिटेल्स भी होती हैं। बेसिकली एक कंप्लीट फ़ाइल होती है जिसके जो FPGA को पूरा सेटअप कर रही होती है। तो आप देखोगे कि बिट स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके हम हार्डवेयर मैनेजर को ओपन करते हैं। और हार्डवेयर मैनेजर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं अपना बोर्ड पावर ऑन करूँगा, मेरा बोर्ड USB के ज़रिए
पीसी से लैपटॉप से कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने अपना बोर्ड ऑन किया है तो मुझे यहाँ पे मैं ऑटो कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा बोर्ड डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये अभी बता रहा है कि बोर्ड प्रोग्राम नहीं है। तो हम यहाँ प्रोग्राम डिवाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी बिट फाइल की लोकेशन आ रही है। ये बिट फाइल जो है यही हमें प्रोग्राम करनी है FPGA पे। तो प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। जी, तो FPGA बोर्ड प्रोग्राम हो गया है और मैं आपको वीडियो में शो करूँगा कि ये किस तरीके से बटन प्रेस करने पे LED ऑन हो रही होगी। तो आपने देखा कि डिज़ाइन काम कर रहा है। हमने दोनों बटन्स को प्रेस किया, हमने देखा कि LED भी ऑन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बिट स्ट्रीम थी वो सक्सेसफुली FPGA पे प्रोग्राम भी हो गई, चल भी गया प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही से। जैसा मैंने कहा कि आप जब इसको फॉलो करना शुरू करें तो आप ZCU102 बोर्ड सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। आपके पास जो भी बोर्ड हो, RT हो या कोई Z बोर्ड हो या कोई भी और बोर्ड हो, आप ये सेम प्रोसीजर उसी बोर्ड के लिए फ़ॉलो कीजिएगा और आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट्स फाइल हो सकता है चेंज करनी पड़े, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो हैं आपके जो बोर्ड की पिन्स हैं वो हो सकता है डिफरेंट पैकेज पिन पे मैप हुई हुई हों। तो आपको कंस्ट्रेंट्स फाइल में चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको और गेट या टेस्ट बेंच वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। और तो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड के लिए ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। हम लोग मज़ीद जब डिफरेंट डिज़ाइन एग्जांपल्स पे जाएंगे, डिफरेंट स्टेट मशीन्स इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम यही फ़्लो फॉलो कर रहे होंगे। हम इसी तरीके से चलेंगे, हम पहले सिमुलेशन करेंगे, फिर सिंथेसिस, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यही फ़्लो है जो रिपीटेडली हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इसको और गेट के साथ स्टार्ट किया है ताकि हमें जो ये पूरा वर्क फ़्लो है ये हमें समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो वर्क फ़्लो है ये हार्डवेयर डिज़ाइन का है, यानी अभी हमने हार्डवेयर डिज़ाइन किया था और हार्डवेयर को हमने मैप किया है FPGA फैब्रिक पर। एक और चीज़ होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं, जिसके अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उसका वर्क फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी हम बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ हार्डवेयर डेवलपमेंट में फ़ोकस कर रहे हैं और ये जो था पूरा विवाडो का वर्क फ्लो ये हार्डवेयर डेवलपमेंट का वर्क फ्लो था। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आपके जो भी सवालात हों आप बिल्कुल मुझसे पूछिए। सो सो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं और हम मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और अल्ट्रा 96 वर्जन 2 पे फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। उस बोर्ड के सारे डिज़ाइंस आप ख़ुद भी आसानी से फिर सिंथेसाइज और इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि वो बोर्ड उस बोर्ड की सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाइसेंसेस नहीं चाहिए होते। तो हम फिर अल्ट्रा 96 वर्जन 2 से स्टार्ट करेंगे अगली लैब से। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सवालात हों आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा उन सवालात की जवाब देने की।